नाम डॉक्टर करुणेश कुमार सिंह है। अंगूठा दिखा इधर से स्टार्ट करने के बाद अंगूठा देगा। हाँ दिखा के फिर स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर करुणेश कुमार सिंह है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम लोग BMTC 133 कोर्स जिसका नाम है वास्तविक विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में जैसे हम लोगों ने खंड 1 का 3 यूनिट हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसके बाद आज हम चौथी यूनिट पढ़ेंगे खंड 1 की, और उसके बाद खंड 2 में 5वीं 6ठी यूनिट पढ़ेंगे। खंड 1 है आर की संरचना। इसके अंतर्गत हम लोग इकाई 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है आर की सांस्थितिक संरचना। सबसे पहले हम लोग अंतराल के बारे में जान लेते हैं कि अंतराल क्या होता है। कोई समुच्चय S जो कि उप समुच्चय है कैपिटल R का, एक अंतराल तब कहा जाएगा जब किसी दो बिंदुओं के लिए x y बिलोंग्स टू z और x हमारा y से छोटा है। तो R एक ऐसी वास्तविक संख्या है कि आपका R x और y के बीच में रहे, तो R को कहेंगे R इसमें बिलोंग करेगा और ये हमारा एक अंतराल होगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें हम लोग देख सकते हैं। जैसे ये पहला एग्जाम्पल आपका है कि क्लोज्ड इंटरवल a कामा b, मतलब R के वो सारे पॉइंट जो x a और b के बीच में हों और a और b पर आपकी इक्वलिटी भी लगी हुई है, तो ये हमारा क्लोज्ड सेट है। समवृत्त a समवृत्त हमारा अंतराल है। इस तरीके से हम दूसरा अंतराल देख ले तो उसमें हमारा क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा ओपन इन्फिनिटी, तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r a लेस देन इक्वल टू x। तो यहाँ पे ओपन होना चाहिए इन्फिनिटी पे, ये टाइपिंग एरर है। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन होता है क्योंकि इन्फिनिटी वेरी लार्ज नंबर है। तो ये हमारा है साम समवृत्त समुच्चय है। इस तरीके से हम माइनस इन्फिनिटी टू b भी कह सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू r सच दैट a लेस देन इक्वल टू b, मतलब b लेस देन इक्वल टू x, a होना चाहिए यहाँ पे। ये टाइपिंग एरर है, तो a हमारा ओपन हो गया। इस तरीके से दूसरा हम ले सकते हैं ओपन इंटरवल a कामा b, तो x वो सारे r में कि x लाइज बिटवीन a एंड b, तो ये हमारा ओपन हो गया अंतराल। तो अगला अंतराल के बारे में बात करें तो अगला अंतराल हमारा हो गया ओपन a इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे ओपन है और a पर भी ओपन है। तो x वो सारे r कि a लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन x, तो ये हमारा ओपन सेट हो गया, मतलब दोनों तरफ से आपका ओपन है। और माइनस इन्फिनिटी टू a भी दोनों तरफ से ओपन है, तो इसको हम इस भाषा में कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r x लेस देन a, तो a भी हमारा ओपन सेट है। अब कुछ ऐसे देख लेते हैं जो एक तरफ से ओपन हो दूसरी तरफ से क्लोज्ड हो, तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि हमारा क्लोज्ड इंटरवल a और b पे ओपन है, तो इसे कहेंगे सामी विवृत्त या सामी समवृत्त समुच्चय कह सकते हैं। ऐसे दूसरा हमारा है, तो यहाँ पे a पर ओपन हो गया, b पर क्लोज्ड हो गया, तो इस तरीके से सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल या हमारे हो गए हैं। तो इसमें दो तरीके के हमने देखे हैं कि चाहे दोनों तरफ से ओपन हो, दोनों तरफ से क्लोज्ड हो, या एक तरफ से ओपन हो एक तरफ से क्लोज्ड हो, तो ये अंतराल हम लोगों ने देखे हैं। उसके बाद डिस्टेंस मतलब दूरी क्या होती है वास्तविक संख्याओं के लिए, तो दूरी एक ऐसा फलन है जो r क्रॉस r टू r पॉजिटिव यूनियन जीरो सिंगलटन सेट जीरो, इस पर एक ऐसा फलन है कि कुछ गुणधर्म को संतुष्ट करे। अब वो गुणधर्म हमारे क्या हो जाएंगे, गुणधर्म हमारे आएंगे डी ऑफ एक्स वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब दूरी कभी निगेटिव नहीं होती है, हमेशा या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी। और डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो है यदि और केवल यदि एक्स इक्वल टू वाई, तो मतलब एक्स इक्वल टू अगर वाई है तो डी एक्स वाई जीरो होगा, मतलब दो अगर समान बिंदु है तो उनके बीच की दूरी जीरो होगी। अगर समान बिंदु है बीच की दूरी जीरो है तो वो बिंदु समान होंगे, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अगला हमारा ये हो गया डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स, सभी एक्स वाई रियल नंबर के लिए, मतलब सिमेट्रिसिटी की ये प्रॉपर्टी है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, मतलब एक्स वाई और वाई एक्स के बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। अब तीसरा हमारा है कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब तीन हमारे नंबर हैं जो आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो डी एक्स वाई मतलब एक्स वाई के बीच की दूरी
लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। यहाँ पे डी छूट गया तो डी जेड वाई, ये तो इसको हम लोग ट्रायंगल इनक्वालिटी भी कहते हैं। मतलब एक्स वाई के बीच की दूरी, एक्स जेड के बीच की दूरी निकाल लीजिए और जेड वाई के बीच की दूरी निकाल लीजिए, और दोनों का सम से हमेशा लेस होगी, तो इसको ट्रायंगल इनक्वालिटी भी हम लोग कहते हैं। अब डी एक्स वाई को हम एक्स और वाई के बीच की दूरी कहते हैं। और हम लोग बहुत एक साधारण उदाहरण ये ले लेते हैं कि रियल नंबर में, वास्तविक संख्याओं में कोई भी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो डी एक्स वाई मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, तो ये इसके लिए देखिए चारों कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगी, इसीलिए ये दूरी का एक उदाहरण है, बहुत साधारण सा ये है। इसको हम यूजुअल मैट्रिक कहते हैं। यूजुअल मैट्रिक मतलब ये यूजुअल मैट्रिक कहलाता है। अगला हम देखते हैं कि प्रतिवेश और सीमा बिंदु क्या होते हैं। तो मान लिया हमने कोई एक पॉइंट लिया जो हमारा रियल नंबर में है, वास्तविक संख्या है, एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर है जो कि 0 से ग्रेटर है, तब ए का एप्सिलॉन प्रतिवेश समुच्चय एन एप्सिलॉन ए से प्रदर्शित इसको किया जाएगा। और ये परिभाषित कैसे होगा, एन एप्सिलॉन ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब वो सारे नंबर सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। तो इसको हम अगर ओपन कर दें तो ये इस तरीके से भी कह सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स हमारा ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में है। और इसको अंतराल की फॉर्म में, इसको अंतराल की फॉर्म में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एन एप्सिलॉन ए ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे ओपन है, स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि किसी बिंदु का नेबरहुड भी इसे कहते हैं, मतलब प्रतिवेश। और प्रतिवेश की रेडियस क्या है, प्रतिवेश की रेडियस है हमारी एप्सिलॉन, और सेंटर क्या है ए। तो कोई भी रियल नंबर ए के लिए उस बिंदु के नेबरहुड, उस बिंदु के अबाउट क्या हो जाएगा, कितनी रेडियस का, एप्सिलॉन का। ओपन इंटरवल यही हो जाएगा, ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन। और इसका बहुत रोल है, इसका प्रतिवेश का बहुत रोल है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिमिट पॉइंट, सीमा बिंदु क्या होता है। तो मान लीजिए कोई हमने एक उपसमुच्चय लिया है, आर का एक उपसमुच्चय लिया है जो नॉन एम्प्टी है। एक उपसमुच्चय लिया है नॉन एम्प्टी है, मतलब उसमें कम से कम एक एलिमेंट है। अब कोई बिंदु x बिलोंग्स टू आर समुच्चय S का एक सीमा बिंदु लिमिट पॉइंट कहलाता है। कब कहलाएगा, यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो, एन एप्सिलॉन x, मतलब उसका हम नेबरहुड निकाल लें और उस S सेट के साथ इंटरसेक्शन लें। तो इस इंटरसेक्शन में x के अतिरिक्त S का एक अवयव होना चाहिए, कम से कम एक अवयव हो, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर एक अवयव कम से कम है तो वो जो बिंदु है वो उस सेट का क्या कहलाएगा, सीमा बिंदु कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे हम लोग देख भी सकते हैं, कई उदाहरण ले सकते हैं। तो मान लिया हम लोगों ने एक यहाँ पे उदाहरण लिया है, एस इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू n, मतलब n हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो n 1 से शुरू होगी तो 1, 1/2, 1/3, 1/4। तो इसका जो है सीमा बिंदु क्या है, तो इसका सीमा बिंदु 0 है। और गैस करके हम इस सीमा बिंदु प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि 0 के हम नेबरहुड में लेंगे। मान लीजिए एप्सिलॉन इक्वल टू हमने ले लिया 1/1000, 1/1000 ले लिया, तो 1/1000 ले लिया, तो 1/1000 रेडियस का मतलब उसकी त्रिज्या का अगर हम कोई भी परिवेश लें तो उसमें इसके अनंत बिंदु हो जाएंगे, तो इसीलिए ये इसका एक सीमा बिंदु हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि एक हमारा ऐसा सेट है 1 प्लस -1 टू पावर n/2 -1/n, यहाँ पे n हमारा है प्राकृतिक संख्या। तो इसके अभी 0 एक सीमा बिंदु हो जाएगा, क्योंकि इसका हम नेबरहुड लेंगे, इसका पर एप्सिलॉन परिवेश लेंगे और उसके अंतर्गत इसके अनंत बिंदु हमें मिल जाएंगे। तो एक तो कम से कम मिल ही रहा है, अनंत हमें मिल जाएंगे, तो इसीलिए ये इसका सीमा बिंदु हो जाएगा। अब बोल्जानो-वेस्ट्रास प्रमेय हम लोग देख लेते हैं। ये प्रमेय क्या कहती है कि मान लीजिए हमने कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया कैपिटल आर का, और एस परिबद्ध है, मतलब बाउंडेड हो, परिबद्ध मतलब बाउंडेड हो और इनफाइनाइट हो, अनंत हो, तब क्या होगा, आर में एस के एक सीमा बिंदु का
अस्तित्व है, कम से कम एक होगा। अगर वो सेट हमने लिया है जो नॉन एम्प्टी सेट है, वो बाउंडेड हो गया है, इनफाइनाइट हो गया है, तो एस के एक सीमा बिंदु हमें मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा? आर में मिल जाएगा। मतलब एक हमारा रियल नंबर जो है वास्तविक संख्या, उसका सीमा बिंदु हो जाएगा। तो इसको उदाहरण के तौर पे भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमने एक समुच्चय लिया s इक्वल टू 1/m माइनस 1/n, जहां पे m और n हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या है कि एक सीमा बिंदु का अस्तित्व है, ये हम लोगों को दिखाना है। तो ये दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये देखिए, ये हमारा पहली बात तो ये है कि क्या ये बाउंडेड है। तो मान लीजिए 1/m माइनस 1/n, इसका हमने मॉडुलस ले लिया। ठीक है, इसका मॉडुलस ले लिया, निरपेक्ष मान हम लोगों ने ले लिए, लेस देन इक्वल टू। तो ये किससे लेस होगा? 1/m प्लस 1/n। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखिए m हमारा भी पॉजिटिव है, क्योंकि 1 से शुरू होगा, और n भी पॉजिटिव है, तो 1/m प्लस 1/n। तो n m इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, n इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ये हमेशा 1 से छोटा होगा, और ये भी 1 से छोटा होगा, तो दोनों हमारा 2 से छोटा हो गए। तो ये मॉडुलस ऑफ 1 माइनस m माइनस 1/n, दिस इज लेस देन इक्वल टू 2। तो इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं 1/m माइनस 1/n ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 2। तो ऐसा कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो समुच्चय था वो क्या हो गया? परिबद्ध हो गया, बाउंडेड हो गया। तो जब परिबद्ध हो गया, अब देख लेते हैं क्या ये अनंत है। तो देखिए, मान लीजिए m की वैल्यू 1 ले लिया, तो 1 माइनस 1/n, n हमारा यहाँ पे नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए, ए जो है इसका, ये जो सेट एस है उसका एक उप समुच्चय है, क्योंकि ये तो एम की वैल्यू 1 के लिए कहा गया, एम की वैल्यू 2 के लिए, तो उसका एक उप समुच्चय है। और उप समुच्चय, और ए अनंत है। क्यों अनंत है? क्योंकि एन हमारा क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये अनंत है। तो ये अनंत भी हो गया, और ये बाउंडेड भी हो गया, परिबद्ध भी हो गया। तो बोलजानो-वेस्टरगार्ड थ्योरम क्या कहती है? उससे है कि इसका एक सीमा बिंदु होगा। तो बोलजानो-वेस्टरगार्ड थ्योरम से हमारा ये प्रूफ हो गया कि ये सेट है, इसका एक सीमा बिंदु होगा, क्योंकि ये बाउंडेड और इनफाइनाइट है। अब हम दूसरा देख लेते हैं कि संवृत्त समुच्चय क्या होता है, क्लोज्ड सेट। तो मान लिया हमने एक जो है एस सबसेट ले लिया, कैपिटल आर का एक सबसेट ले लिया। ये कब कहलाएगा संवृत्त समुच्चय? कब कहलाएगा? जब इसमें इसके सारे सीमा बिंदु इसी में अंतर्विष्ट हों, मतलब इसके जितने भी सीमा बिंदु हों वो उसी के अंदर हों, उसी सेट के अंदर हों, तो हम कह देंगे कि वो संवृत्त समुच्चय कहलाता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए एक एस सेट लिया इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो ये हो गया आपका 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। तो ये संवृत्त है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसका 0 एक सीमा बिंदु होगा। तो 0 सीमा बिंदु के लिए मान लीजिए 0 के अबाउट हमने नेबरहुड ले लिया, 1/10, 1/1000 इतना लिया है। तो उस परिवेश में, उस नेबरहुड में इसके अनंत बिंदु होंगे, अनंत बिंदु होंगे। तो इसीलिए 0 इसका क्या हो गया? 0 इसका लिमिट पॉइंट हो गया, सीमा बिंदु हो गया। अब 0 इस सेट में लाई कर रहा है क्या? बिलोंग कर रहा है इस सेट को? तो 0 नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि n की वैल्यू हमारी 1 से शुरू हो रही है, 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। तो इसीलिए ये क्या हो गया? संवृत्त समुच्चय नहीं हुआ। अब कुछ प्रमेय है इस पर कि हमारे मान लीजिए S1, S2, Sn हमारे संवृत्त समुच्चय हैं, तो इनका जो फाइनाइट यूनियन I बिलोंग्स टू 1 to n SI, तो ये जो हमारे संवृत्त समुच्चय है इनका यूनियन लिया, और यूनियन है फाइनाइट है, परिमित है। तो ये क्या आएगा? परिमित, ये आएगा संवृत्त आएगा। तो अगर परिमित हमने संवृत्त समुच्चय ले लिए हैं, उनका परिमित हमने यूनियन लिया है, तो वो भी संवृत्त होगा। दूसरी प्रमेय, अगली प्रमेय है कि मान लीजिए एस अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू दिस डेल्टा, संवृत्त समुच्चयों का एक स्वैच्छ संग्रह है, अर्थात प्रत्येक अल्फा बिलोंग्स टू डेल्टा के लिए एस अल्फा संवृत्त है।
तो इसे कहेंगे हम लोग कि स्वैच्छिक इंटरसेक्शन। ओके, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। तो मान लीजिए कोई समवृत्त समुच्चय है, उनका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन क्या होगा? आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन हमारा होगा समवृत्त होगा। आर्बिट्रेरी में इनफाइनाइट भी ले सकते हैं, तो इनफाइनाइट भी हम लोग कह सकते हैं कि इनफाइनाइट अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो भी वो समवृत्त होगा। ठीक है, तो ये दो प्रमेय हैं समवृत्त पर, ये हम लोग देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे भी हम लोग देखेंगे इसको। मान लिया हमने कि एस एन हमारा है 1/n 1, ये हमारा क्लोज सेट है। ओके, क्लोज इंटरवल, तो क्लोज सेट हुआ। तो n बिलोंग्स टू n के लिए जांच कीजिए कि इसका यूनियन, देखिए इनफाइनाइट यूनियन था, हमने वहां पे फाइनाइट यूनियन की बात की थी, ये समवृत्त होगा या नहीं होगा, इसको हम लोगों को देखना है। तो मान लीजिए हमने लिया इसका इनफाइनाइट यूनियन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Sn, तो ये आपका हो जाएगा S1 यूनियन S2 यूनियन S3 एंड सो ऑन। तो आपका S1 यहाँ से हो जाएगा 1,1 1/2,1 1/3,1 यूनियन। तो एक ये जब हम यूनियन लेंगे तो ये किसमें कंटेन करेगा? 1,1, ये तो सिंगलटन सेट हो गया। 1/2,1 1/3,1, तो ये 0,1 इंटरवल में ओपन 0 क्लोज्ड 1 में ये कंटेन करेगा, क्योंकि 1 पे ये आपका क्लोज्ड है, और ये 1/2 1/3, तो लास्ट में 0 पे ओपन होगा, क्योंकि 0 इसमें नहीं होगा। अब हम दूसरी तरीके से देखते हैं कि हमने मान लिया कि x जो है ओपन इंटरवल 0,1 में ओपन इंटरवल में एलिमेंट है, तब क्या होगा? किसी n बिलोंग्स टू n के लिए, मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या का अस्तित्व एक ऐसा प्राकृतिक संख्या में मिल जाएगी ताकि 1/n लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए। तो x जब हम कोई भी इसमें लेंगे तो एक हमें नेचुरल नंबर ये मिल जाएगी ऐसी, जिसके लिए ऐसा हो जाएगा कि x जो है 1 से लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1/n, ऐसा हो जाए। तो ऐसा जब हो गया तो इसका मतलब हम दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं कि x हमारा जो है 1/n और 1 में लाई करेगा, और 1 पे ये क्लोज्ड है और आपका 1/n पे ये आपका ओपन है। तो इसका मतलब है कि x हमारा इस यूनियन के अंदर होगा, क्योंकि ये हमारा ये क्या था, ये एक्चुअल में क्या है, ये यही तो है। ठीक है, तो इसमें ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इक्वलिटी इस तरीके से ले सकते हैं, तो इससे प्रदर्शित ये कर सकते हैं कि यूनियन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू ओपन इंटरवल 0,1, ये इसके इक्वल हो गया। मतलब हमने इनफाइनाइट इसका यूनियन लिया और वो ओपन इंटरवल 0,1 हो जाएगा, और 0 पे आपका ओपन ही रहेगा, क्योंकि n लार्ज वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा? 1/n गोज टू 0, 1/n गोज टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, तो उसके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे ओपन है आपका रहेगा, तो इसका 0 एक सीमा बिंदु इसका हो गया, 0 इस इंटरवल का क्या हो गया? सीमा बिंदु, और जो उस इंटरवल में है नहीं। तो इसीलिए हम निष्कर्ष से निकाल सकते हैं कि ये हमारा समवृत्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, अगर फाइनाइट होता तो हो जाता, इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट हमारा नहीं होगा, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अब संवरक की बात कर लेते हैं। मान लिया हमने कोई एक सबसेट है कैपिटल एस रियल नंबर का, एस का संवरक का क्या होगा? क्लोजर क्या होगा? तो एस का संवरक होगा उसके सभी सीमा बिंदुओं का सम्मिलन होता है, तो वो तो सेट रहेगा, उसके साथ में उसका जितने भी सीमा बिंदु है उसको भी ले लें तो वो उसका संवरक हो जाएगा, और इस संवरक को कैपिटल एस बार से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। तो मतलब एस बार इक्वल टू क्या होगा? एस जो आपका सबसेट रहेगा वो यूनियन उसके जितने भी सीमा बिंदु मतलब लिमिट पॉइंट होंगे, तो वो उसका क्लोजर हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से हम आंतरिक बिंदु की भी परिभाषा दे सकते हैं कि मान लिया कोई एस सबसेट है कैपिटल आर का, और एक्स कैपिटल एस का एक आंतरिक बिंदु कब कहेंगे? यदि ऐसे किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व है कि एन एप्सिलॉन एक्स कंटेन्ड इन कैपिटल एक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स के
अबाउट हम नेबरहुड लें, छोटा से छोटा नेबरहुड लें एप्सिलॉन, एक हमें ऐसा एप्सिलॉन मिल जाए, उसके अबाउट हम नेबरहुड ले लें उसका, ओके, प्रतिवेश ले लें, एप्सिलॉन प्रतिवेश ले लें, और वो उसी में कंटेन कर जाए, तो क्या कहलाएगा, एस के सभी अभ्यंतर बिंदुओं का समुच्चय कैपिटल एस का अभ्यंतर अभ्यंतर इंटीरियर कहलाता है, ओके, जिसे हम एस नॉट ए जीरो द्वारा व्यक्त करेंगे। तो एक तरफ आपका एस बार हो गया, एक तरफ एस नॉट ए हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब कोई सेट है, उसके सारे आपके इंटीरियर पॉइंट, सारे इंटीरियर पॉइंट उसके ले लीजिए। और इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन बताई दी है कि जैसे कि कोई बिंदु है, वो इंटीरियर पॉइंट तब होगा, उसका नेबरहुड ले लो और वो उसी सेट में लाई करे तो भी वो इंटीरियर पॉइंट होगा। अब जैसे कि मान लीजिए परिमित समुच्चय का अभ्यंतर अभ्यंतर ज्ञात कीजिए, इंटीरियर हम लोगों को बताना है। तो देखिए परिमित समुच्चय में तो फाइनाइट एलिमेंट हो गए, और प्रत्येक परिवेश में क्या होता है, अनंत बिंदु होते हैं। तो मतलब नेबरहुड कोई भी लोगे तो इसके परिमित समुच्चय मान लीजिए कोई भी आपका है, उसके किसी एलिमेंट के अबाउट आप नेबरहुड अगर लोगे तो नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, अनंत बिंदु होंगे। तो जब अनंत बिंदु होंगे तो वो उस पर तो उसमें होगा नहीं, वो अनंत बिंदु उस सेट में नहीं होंगे। इसलिए एक परिमित समुच्चय के किसी भी बिंदु का कोई भी प्रतिवेश उस समुच्चय का उपसमुच्चय हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अनंत है और वो आपका परिमित है। तो अनंत तो कभी परिमित का नहीं होगा। तो इस वजह से आपका परिमित समुच्चय का कोई आंतरिक बिंदु नहीं है। अब जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी ने कहा कि ओपन इंटरवल 0,1 है, उसका आप अभ्यंतर बताइए, तो उसके लिमिट पॉइंट 0 का और 1 दोनों इसको इंक्लूड कर दो, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा 0,1, वही हो जाएगा 0,1 का 0,1 ही आपका हो जाएगा। मान लीजिए एस कोई सबसेट है कैपिटल आर का, एस को एक विवृत समुच्चय मतलब ओपन सेट कब कहेंगे, जब उसका आपने अभ्यंतर लिया वही सेट आ जाए, तब उसको विवृत समुच्चय मतलब ओपन सेट हम लोग कह देंगे। जैसे ओपन इंटरवल ए कामा बी, तो इसका जब इंटीरियर आप लोगे तो ये सारा ए ओपन इंटरवल ए कामा बी ही उसका इंटीरियर होगा, तो ये आपका विवृत समुच्चय होगा। इसको देख भी लेते हैं कि हम जानते हैं कि प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कामा बी के लिए एप्सिलॉन आप एक ऐसा ले लो, मतलब इसमें सारे पॉइंट जो रहेंगे उनके लिए एप्सिलॉन हम इस तरीके से चूज करें कि मिनिमम आप एक्स माइनस ए कामा बी माइनस एक्स, और ये आपका पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, ऐसी रेडियस ले लें, रेडियस कभी निगेटिव नहीं होगी, तो का अस्तित्व तो हो जाएगा। मतलब ओपन इंटरवल कोई भी ए कामा बी है, उसमें कोई भी उसके इंटीरियर पॉइंट आप एक्स ले लीजिए, उसके अबाउट इस एप्सिलॉन का नेबरहुड ले लीजिए और वो उसी में रहेगा। और इस नेबरहुड जो रेडियस हम किस हिसाब से चूज कर रहे हैं कि मिनिमम आप एक्स माइनस ए कामा बी माइनस एक्स, तो इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं, तो वो उसी में लाई करेगा। ये नेबरहुड एक्स का जो रहेगा वो उसी ओपन इंटरवल ए कामा बी में रहेगा। इस प्रकार एक्स ए बी का एक अभ्यंतर बिंदु है, तो ऐसे ओपन इंटरवल ए कामा बी में हम सारे बिंदुओं के लिए देख सकते हैं, तो उसका जो अभ्यंतर आपका वही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ओपन इंटरवल ए कामा बी जो है एक विवृत समुच्चय मतलब ओपन सेट हो गया। अब ओपन सेट का आप यूनियन लोगे तो ओपन सेट का यूनियन भी आपका ओपन हो जाएगा, और आपका जो है रिक्त समुच्चय फाई आपका वो ओपन और क्लोज दोनों होता है। अब हम खंड दूसरी की बात करेंगे, इसमें हम अनुक्रम की बात करेंगे कि अनुक्रम क्या होते हैं, सीक्वेंस क्या होते हैं। तो रियल नंबर हम वास्तविक विश्लेषण पढ़ रहे हैं, तो वास्तविक सीक्वेंस क्या होते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। तो खंड 2 में हमारी रहेंगी कुछ इकाई रहेंगी, उसमें हम इकाई 4 और इकाई 4 तो पहले खंड में थी, इकाई 5 और 6 तक हम लोग जाएंगे। तो इकाई 5 हमारी है अनुक्रम और अभिसरण, मतलब सीक्वेंस और उनका कन्वर्जेंट क्या होगा। तो सबसे पहले सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। सीक्वेंस एक्चुअल में है क्या? सीक्वेंस एक फलन है, उस फलन का आपका डोमेन क्या होगा, वो आपका डोमेन होगा प्राकृतिक संख्याएं और उसका रेंज होगा वास्तविक संख्याएं।
तो उसे वास्तविक हम लोग कहेंगे, वास्तविक अनुक्रम कहेंगे। ओके, मतलब रियल सीक्वेंस। अब देख लेते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। मान लीजिए हमने एक ऐसा फंक्शन ले लिया है एफ एन इक्वल टू 1/n²। तो हर नेचुरल नंबर के लिए आपका हो जाएगा 1/1², 1/2², 1/3², 1/4²। तो एक सीक्वेंस है, मतलब एक मैपिंग है एन से आर, क्योंकि ये आपकी क्या आएगी 1/n², ये वास्तविक संख्या आएगी, इसीलिए एक एक अनुक्रम है। तो एक अनुक्रम को परिभाषित करता है, प्रांत के n होने से ये संभव हो जाता है कि परिसर के अवयव F1 मान लीजिए पहला एलिमेंट है तो F1 से डिनोट कर दिया, दूसरे F2 को F3 Fn। तो इसको हम इस भाषा में भी ऐसे भी कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस के लिए 1/4, 1/9, 1/n², nth टर्म इसका हो जाएगा, क्योंकि n इक्वल टू 1 लेंगे तो पहला टर्म, n इक्वल टू 2 लेंगे दूसरा टर्म, n इक्वल टू 3 लेंगे तीसरा टर्म, n इक्वल टू आप जो है n लेंगे तो ये आपका हो जाएगा n²। तो ऐसे इसके अनंत आपके अनंत एलिमेंट है, ठीक है। तो रियल सीक्वेंस अनंत तो ये होगा आपका। nth टर्म को लिख दीजिए उसी पैटर्न पे। तो ऐसे और भी बहुत सारे ले सकते हैं, और बहुत और भी नोटेशंस इसके होते हैं कि जैसे हम अनुक्रम ए एन इम्प्लाई दैट आर के लिए A1 A2 AN इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A∪1 A∪2 A∪n। तो बहुत सारे नोटेशन है जिसमें हम इस सीक्वेंस को लिख सकते हैं। ओके, शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा भी कह सकते हैं an n बिलोंग्स टू n, क्योंकि ये आपका n का फंक्शन होगा। देखिए यहाँ पे n का फंक्शन है, तो इस तरीके से इसको भी कह सकते हैं, और इसमें अनंत आपके एलिमेंट होंगे। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन। 3 डॉट का मतलब गोज अप टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण हम लोग ले सकते हैं अनुक्रम के। अब कुछ हम लोग उदाहरण ले रहे हैं, इनको देखेंगे कि क्या ये अनुक्रम है या नहीं है। तो जांच कीजिए कि निम्नलिखित अनुक्रम है या नहीं है। तो 1/n² -1 n बिलोंग्स टू n। तो n इक्वल टू ये 1 के लिए डिफाइन नहीं होगा। तो n इक्वल टू 1 के लिए क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 1 के लिए ये परिभाषित नहीं होगा। तो ये अनुक्रम तो हो जाएगा, लेकिन n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 के लिए, क्योंकि हमारा अपरिभाषित हो गया, इसीलिए ये जो है n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 के लिए अनुक्रम ये बन जाएगा। तो हमें ये देखना है कि वो कहाँ से डिफाइन हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 1/n² -2 होता, तो n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 के लिए आपका अनुक्रम बन जाता। उसके बाद दूसरा है कि 0 n बिलोंग्स टू n, मतलब इसके सारे टर्म 0 0 हैं, 0, 0, 0, 0। तो एक तरीके से कांस्टेंट सीक्वेंस आपका हो गया। ओके, और जिसका आपका रेंज केवल 0 है, जिसकी रेंज आपकी केवल 0 है। इस तरीके से अगला भी देख सकते हैं 1/3n। तो n इक्वल टू 1 2 3 के लिए डिफाइन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/3, 1/3², 1/3³ एंड सो ऑन। तो ये आपका अनुक्रम ये हो जाएगा। अगला अगला n के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, 1 1/2, 1/4, 1/8। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं 1/2, 1/2² 1/2³ एंड सो ऑन। तो इसका n टर्म क्या हो जाएगा 1/2n−1। तो ऐसे ये अनुक्रम ये है पहला वाला, बस पहले वाले में n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 के लिए आपका परिभाषित हुआ। अब अनुक्रम कब परिबद्ध होंगे, कब ऊपरी परिबद्ध होंगे, कब निम्नतः परिबद्ध होंगे, तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई अनुक्रम है एक, इसको निम्नतः परिबद्ध कहा जाएगा यदि हमें एक संख्या, मतलब रियल नंबर, एक ऐसी वास्तविक संख्या l का अस्तित्व हो कि सभी n बिलोंग्स टू n के लिए l लेस देन इक्वल टू an, मतलब an के सारे टर्म एक संख्या रियल नंबर एक ऐसा आ जाए जिससे हमेशा बड़े हों। तो ऐसी अगर संख्या हमें मिल जाए तो an का निम्न परिबद्ध कहलाती है। ठीक है, तो निम्नता परिबद्ध इस केस में आपका हो जाएगा कि एक नंबर मिल जाएगी इसके टर्म हमेशा उससे ग्रेटर देन इक्वल टू हैं। तो ऐसे दूसरे उसके जस्ट अपोजिट हम लोग उपरिता परिबद्ध देख सकते हैं, बाउंडेड एबव।
तो बाउंडेड है वो कब होगा, जब हमें एक ऐसी रियल संख्या u का अस्तित्व होगा कि सभी n प्राकृतिक संख्याओं के लिए an हमारा u से छोटा हो जाए। मतलब हमें दो चीजें मिल जाएं, एक l अगर मिल जाए, एक u मिल जाए। तो l अगर यहाँ पे मिलता है तो हमारा लोअर बाउंड हमारा मिल जाता है, यहाँ पे u मिल जाए तो अपर बाउंड मिल जाएगा। तो ऐसी संख्या को कहेंगे ऊपरी परिबंध कहलाती है। तो ये आपका लोअर बाउंड और अपर बाउंड। तो इस तरीके से यदि कोई भी अनुक्रम है, कोई भी सीक्वेंस है, वो निम्नता परिबद्ध हो गया और उपरिता अगर परिबद्ध दोनों हो गया तो उसको परिबद्ध मतलब कि बाउंडेड हम लोग अनुक्रम कहते हैं। अगर ऐसी संख्या नहीं मिल पाती है, ऐसी दोनों संख्या नहीं मिल पाती हैं, तो यदि कोई अनुक्रम परिबद्ध नहीं है तो वो अपरिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। तो जो परिबद्ध नहीं है, जरूरी नहीं है कि सारे परिबद्ध ही हों, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो उसको परिबद्ध कह देंगे, ठीक है। और परिबद्ध अनुक्रम an n बिलोंग्स टू n के लिए हम दो संख्याएं LU इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि an लेस देन इक्वल टू u ग्रेटर देन इक्वल टू l फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो उसके लिए आपका ये हो गया। उदाहरण पे भी हम लोग देखेंगे। हमने एक उदाहरण देखा है कि जांच कीजिए कि अनुक्रम n प्लस -1 टू पावर n, n बिलोंग्स टू n निम्नता परिबद्ध है या उपरिता परिबद्ध है या दोनों है या परिबद्ध है। तो ये हम लोगों को देखना है। तो nवा टर्म इसका आपका हो गया, nवा टर्म an इक्वल टू n प्लस -1 टू पावर n। तो देखिए -1 टू पावर n के n आपका इवन ऑड के लिए क्या हो जाएगा, जब आपका n आपका जब ऑड होगा तो n-1 हो जाएगा, इवन होगा तो n+1 हो जाएगा, -1 टू पावर n। और दोनों ही स्थितियों में a हमारा चाहे a हो चाहे a हो, और n कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। तो 1 से शुरू हो रहा है तो इन दोनों का लोअर बाउंड क्या होगा, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब इस हमारा समुच्चय क्या क्या निम्न परिबद्ध में मिल गया है। तो और निम्न परिबद्ध मिल गया इसलिए निम्नता परिबद्ध है। अब ऊपर परिबद्ध की बात कर लेते हैं। तो ऊपर परिबद्ध की बात करेंगे तो यदि u an का एक ऊपरी परिबद्ध है तो इसका मतलब u से ये छोटा होगा या उसके बराबर होगा, सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू a आई थी आपका। देखिए n+1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है तो n+1 u से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया n u-1 से छोटा हो सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए, और ऐसा संभव नहीं है, इसलिए निम्नता परिबद्ध आपका हो गया, उपरिता परिबद्ध नहीं हुआ। अगला उदाहरण देख लेते हैं कि जांच कीजिए कि अनुक्रम 1 + 1/n टू पावर 1/n, n जहां पे आपका नेचुरल नंबर है, ये परिबद्ध है या नहीं है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले कैसे देखें इसको, तो देखिए 1/1 + n ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा क्यों होगा, क्योंकि 1/n n इक्वल टू 1 2 3 के लिए ये वैल्यू कुछ रहेगी, नॉन जीरो समथिंग पॉजिटिव नंबर ये रहेगी। तो ये हमेशा जो है, क्योंकि एक में से कुछ जोड़ देंगे तो हमेशा ये 1 से बड़ा रहेगा। तो 1 से बड़ा रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाई दैट 1 + 1/n टू पावर 1/n ए ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, ये हमारा हो गया। तो निम्नता परिबद्ध हमें मिल गया, मतलब ये जो हमारा सीक्वेंस था, जो हमारा आया था अनुक्रम, वो निम्नता परिबद्ध हो गया। अब उपरिता परिबद्ध की हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्या ये अपर बाउंडेड होगा, तो सबसे पहले ये देखें कि सभी n प्राकृतिक संख्याओं के लिए 1/n हमारा 1 से लेस होगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, वो हमेशा 1 से लेस होगा। दिस इंप्लाइज दैट 1 + 1/n, इसमें 1 दोनों तरफ जोड़ दें तो 1 + 1/n हमारा रहेगा 2 से स्ट्रिक्ट लेस देन इक्वल टू होगा, और 2 हमेशा 2 टू पावर n से छोटा होगा, क्योंकि n की वैल्यू चाहे 1 ले लो 2 ले लो, मतलब 2 4 एंड सो ऑन। दिस इंप्लाइज दैट इसकी होल पावर n 1/n ले लें तो 1 + 1/n पावर होल पावर 1/n, यहाँ 2 टू पावर n टू पावर 1/n, तो ये आपका 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका उपरिता परिबद्ध भी हो गया। तो निम्नता परिबद्ध भी ये हो गया आपका सीक्वेंस, और उपरिता परिबद्ध भी हो गया। तो इसीलिए ये अनुक्रम क्या होगा, परिबद्ध अनुक्रम हमारा हो गया। अब कोई भी अनुक्रम है उसको
इंक्रीजिंग कब कहेंगे, उसके टर्म जब इंक्रीजिंग हो। वर्धमान इंक्रीजिंग तब कहा जाएगा जब m लेस देन n के लिए, मतलब जब m n से छोटा है तो am हमारा an से छोटा हो, ठीक है, छोटा या उसके बराबर हो, तो उसे हम कहेंगे इंक्रीजिंग। मतलब m की वैल्यू n की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब आपका जैसे 3 आपका 2 से बड़ा होगा, तो इसमें हम लोग देखें 3 2 से बड़ा होगा तो A2 लेस देन A3, अगर ऐसा है तो कहेंगे वर्धमान, उसको कहेंगे अनुक्रम वर्धमान कहेंगे। अब निरंतर वर्धमान मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब m n से छोटा है। दिस इंप्लाई दैट am हमारा an से छोटा है, am हमारा an से छोटा है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगी हुई है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमारा हो जाएगा। अब ह्रासमान डिक्रीजिंग कब कहा जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट, जब m हमारा n से छोटा है तो am हमारा क्या हो, am हमारा an से बड़ा हो या उसके बराबर हो, तो उसके कहेंगे डिक्रीजिंग। तो ये आपका डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निरंतर ह्रासमान अनुक्रम कब कहलाएगा, जब m n से छोटा है और am हमारा an से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब इसके इक्वलिटी साइन यहाँ पे नहीं है, तो अगर ऐसा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब अगर दोनों में कोई भी एक है, एक दिष्ट मतलब मोनोटॉन, उसे कहेंगे अनुक्रम, यदि ए या दोनों या तो वर्धमान हो या ह्रासमान हो। जैसे कोई भी आपने ले लिया अनुक्रम, हो सकता है कुछ इंटरवल में वो इंक्रीजिंग हो रहा हो, कुछ इंटरवल में वो डिक्रीजिंग हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों में कोई भी ना हो। निरंतर एक दिश स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक कब कहा जाएगा, यदि वह या तो निरंतर वर्धमान है या निरंतर ह्रासमान है, तो दोनों में कोई भी अगर है तो उसको कहेंगे स्ट्रिक्टली मोनोटॉन कहेंगे। कांस्टेंट कब कहेंगे अनुक्रम, जब इसके सभी पद बराबर हैं। अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था कि 0 n बिलोंग्स टू n, तो 0 0 0 0 तो वो कांस्टेंट हो गया। तो कोई भी मान लीजिए अनुक्रम ले लिया, वो हो सकता है आपका मोनोटॉन हो, मतलब एक दिष्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे -1 टू पावर n ले लिया हमने, -1 टू पावर n 1 -1 1 -1 1 -1, तो ये आपका क्या अनुक्रम ये हो गया, ये अनुक्रम हमारा ऑसिलेटिंग हो गया, ये दोनों में कोई नहीं रहा। ठीक है, अगर ये परिभाषा इससे मैच खाती है तो उससे हम लोग कह देंगे वर्धमान है या ह्रासमान है, या एक दिष्ट मोनोटॉन आपका कब है। उदाहरण एक देख लेते हैं कि एक दिष्ट है या नहीं है। तो अनुक्रम हमारा है n² - 1 अपान n² + 1, n बिलोंग्स टू n। तो an हमारा a है, nth टर्म इसका है, nth टर्म हमारा है n² - 1 अपान n² + 1। तो n² + 1, 1 इसमें ऐड कर लो, 1 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसमें, तो n² + 1 - 2 अपान n² + 1। तो इससे डिवाइड कर दीजिए, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा 1 - 2 अपान n² + 1। तो m n से छोटा है तब क्या होगा, m² n² से छोटा होगा, दोनों तरफ 1 जोड़ लो इसमें, तो m² + 1 स्ट्रिक्टली लेस देन n² + 1। अब हम 1 अपान करेंगे m² + 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 अपान n² + 1। अब 2 से इसमें गुणा कर लेते हैं, तो 2 अपान m² + 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 अपान n² + 1। क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से 1 अपान कर दिया, इसीलिए इनक्वालिटी ये चेंज हुई है, इनक्वालिटी ये आपकी चेंज हो गई है। तो अब इसमें माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अपान m² + 1 लेस देन इक्वल टू -2 अपान n² + 1। तो ये हो गया, ये भी यहाँ पे चेंज हो गई क्योंकि माइनस हमने यहाँ पे लिया है, इसीलिए चेंज हो गई। यहाँ पे 1 अपान हमने किया था, 1 अपान किया था तो उससे आ गया था। अब इसमें दोनों तरफ 1 जोड़ लें, तो 1 जोड़ लें तो 1 - 2 अपान m² + 1 लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन 1 - 2 अपान n² + 1, ये आपका है। तो लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड कुछ नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा am है, ये जो इसका mth टर्म है और ये nth टर्म है। तो इससे हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि हमारा एक दिष्ट है। अब सब सीक्वेंस क्या होता है, उपक्रम क्या होता है, तो मान लीजिए कोई भी आपका सीक्वेंस है, उसमें कुछ टर्म आप हटा दो, कुछ टर्म हटा दो,
तो उससे प्राप्त जो हमारा मिल जाता है सब सीक्वेंस हो जाता है उसका। मतलब सब सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस है उसके सारे टर्म जो आपने जिसका सबसेट है, जिसका सब सीक्वेंस है उसमें होना चाहिए। अब सीमा की बात कर लेते हैं। कोई वास्तविक संख्याओं का कोई एक अनुक्रम है और एक वास्तविक संख्या कैपिटल एल है। ये एन की सीमा कब कहलाएगी? एन की सीमा तब कहलाएगी जब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसी प्राकृतिक संख्या मिल जाए एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन की उस प्राकृतिक संख्या से बड़े सभी एन के लिए ए एन माइनस एल हमेशा एप्सिलॉन से छोटा हो। तो इसको कहेंगे सीमा, कहेंगे कैपिटल एल को। अब सीमा की परिभाषा से हम लोग देख सकते हैं कि लिमिट 2n+3 अपॉन 3n-2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये है। तो ये हमारा ये nth टर्म है और इसकी सीमा हमने मान लिया 2/3। तो an से जब 2/3 का हमने ये माइनस किया तो 13/3 3n-2 ये हमारा आ गया। तो इसको एप्सिलॉन से लेस दिखाया, लेके दिखा लेते हैं। क्या हमें मिलेगा एक ऐसा n जो कुछ एक नंबर मिलेगा जिससे ग्रेटर के लिए ट्रू हो? तो इसको एप्सिलॉन मान लिया। तो 3n-2 हमारा हो गया 13/3 एप्सिलॉन। यहाँ से 3n-2 किससे बड़ा होगा? 13/3 एप्सिलॉन। दिस इंप्लाइज दैट n ग्रेटर देन 13 + 6 एप्सिलॉन अपॉन 9 एप्सिलॉन। तो इससे आ जाएगा क्योंकि 3n इक्वल टू है 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसका जो ए मान लीजिए आपकी कोई भी संख्या है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लीजिए, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लें तो वो हम ऐसा चुन लें एन नॉट, क्योंकि ये आपका हो सकता है 1/2 आए, हो सकता है 1/3 आए। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे तो उससे हमारा वो वास्तविक वो हमारी प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। तो इसलिए इसका आपका लिमिट आ जाएगा 2/3। अभिसारी कब कहेंगे, अपसारी कब कहेंगे किसी अनुक्रम को? जब उसकी सीमा मिल जाए तो उसको कह देंगे अभिसारी, मतलब कन्वर्जेंट हो जाएगा, और ना मिले तो डाइवर्जेंट कह देंगे। मतलब यहाँ पे सीमा मिलने का मतलब फाइनाइट वैल्यू से हमारा है। तो मान लिया हम लोगों ने कि कोई भी एक समुच्चय है, एक हमारा है ए सीक्वेंस साइन एन अपॉन एन, एन बिलोंग्स टू एन, जीरो की ओर अभिसरित करता है, दिखाना है। तो मान लीजिए जीरो की तरफ अभिसरित एल इक्वल टू 0 हमने मान लिया। अब इसका ए एन और एल का हमने डिफरेंस निकाला, उसके एब्सोल्यूट वैल्यू ली, उसका मॉडुलस ले लिया, तो साइन एन अपॉन एन। और साइन एन क्या है? साइन एन फंक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है, तो 1 अपॉन एन आपका आ गया। इसका मतलब 1 अपॉन एन आ गया। अब लेस देन एप्सिलॉन इसको मान लें, तो लेस देन एप्सिलॉन जब हम मानेंगे तो एन हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन आ जाएगा। अब इस 1 अपॉन एप्सिलॉन का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो तो वही हमारा एन नॉट मिल जाएगा। तो वही ऐसा चुन लिया कि n ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट के लिए हमारा जो है ए एन माइनस एल, जो हमने ए देखा था, ए लेस देन एप्सिलॉन है। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस हमारा ये दिख रहा है, जीरो की तरफ अभिसरित हो रहा है, कन्वर्जेंट है। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण ये आपकी है प्रमेय कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। मतलब एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमारा जो होगा वो बाउंडेड होगा। अब जिसके जस्ट इसके रिवर्स अगर हम लोग सोचें कि परिबद्ध समुच्चय क्या प्रत्येक अभिसारी होगा, तो वो हमारा ट्रू नहीं है, वो सत्य नहीं है। जैसे हमने -1n ले लिया, एक अनुक्रम ऐसा ले लिया, तो ये बाउंडेड तो ये है, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक होगा? इवन ऑड नंबर के लिए, या आपका इवन ऑड नेचुरल नंबर के लिए 1 -1 1 -1, तो ये हमेशा कहाँ किसके बीच में होगा? -1 से 1 के बीच में होगा। तो ये बाउंडेड है, लेकिन ये अभिसारी नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है। तो रिवर्स इज नॉट ट्रू। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होगा, प्रत्येक परिबद्ध जरूरी नहीं कि अभिसारी हो। उसके बाद अनुक्रम एक स्पेशल टाइप का अनुक्रम है जो इसको कहते हैं काची सीक्वेंस। तो काची सीक्वेंस क्या होता है? तो यदि प्रत्येक एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के लिए कोई ऐसी संख्या एन नॉट हमें मिल जाए बिलोंग्स टू एन कि सभी एम एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट के लिए ए एम माइनस ए एन हमारा एप्सिलॉन से लेस हो जाए, तो ऐसा अगर मिल जाए तो उसे कॉची सीक्वेंस कह देंगे। ठीक है, मतलब एम एन हमारा एन नॉट से बड़ा है तो ए एम माइनस ए एन एप्सिलॉन से छोटा हो, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए। मतलब एप्सिलॉन हमारा हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमें एक संख्या ऐसी मिल जाए तो वो हो जाएगा आपका कॉची सीक्वेंस हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए 1/n सीक्वेंस है, n बिलोंग्स टू n के लिए।
तो सिद्ध करना है कि ये कॉची सीक्वेंस है नहीं है। मान लीजिए हम लोगों ने एप्सिलॉन ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ले लिया है। अब क्या हमें एन नॉट मिल जाएगा, देख लेते हैं। तो देखिए एन नॉट बिलोंग्स टू एन, इस प्रकार हमने चुना, एन नॉट इस तरीके से चुन लिया है कि 1/2 एन नॉट हमारा एप्सिलॉन से छोटा हो। इस तरीके से हमने नेचुरल नंबर लिया है जिसके लिए 1/2 एन नॉट लेस देन एप्सिलॉन हो। तो इसके जस्ट आप हम लोग क्या, दिस इंप्लाई दैट एन नॉट ग्रेटर देन 1/2 एप्सिलॉन, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि m स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n, n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट के लिए दिस इंप्लाई दैट 1/m माइनस 1/n, मतलब am माइनस an, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो ये तो m हमारा पॉजिटिव है, तो ये लेस देन 1/m प्लस 1/n। अब देखिए हमारा यहाँ पे n m से छोटा है, तो ये लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन 1/2n हो जाएगा। ये 2n इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या, m बड़ा n छोटा, तो इसीलिए ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं प्लस 1/n प्लस 1/n, तो 1/2n ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे n जो है n नॉट से बड़ा है, तो ये लेस देन इक्वल टू 1/2n नॉट हो जाएगा। और हमने लिया क्या, 1/2n नॉट लिया एप्सिलॉन से छोटा, तो दिस इंप्लाई दैट am माइनस an हमारा एप्सिलॉन से छोटा हो गया। तो इसका मतलब जो हमारा ये आया है सीक्वेंस, ये क्या हो गया, कॉची सीक्वेंस हो गया। ठीक है, बस हमने इसमें ध्यान यही रखा है कि हमने जब यहाँ पे हमने ऐसा एन नॉट लिया नेचुरल नंबर कि जिसके लिए 1/2 एन नॉट हमारा एप्सिलॉन से छोटा हो, तो ऐसा पिक किया है। तो ऐसा पिक करने के बाद हमारा एन नॉट 1/2 एप्सिलॉन से ग्रेटर है। अब बाई डेफिनेशन जब कहें कि ए एम माइनस ए एन, मतलब एम हमारा एन से बड़ा है और एन हमारा एन नॉट से बड़ा है, तो इसके लिए हमारा एप्सिलॉन से लेस आ गया है। तो इसका मतलब ये आपका 1/n क्या है, एक कॉची सीक्वेंस है। तो ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण कर सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कॉची सीक्वेंस होता है, मतलब प्रत्येक अभिसारी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। और अगला क्या है कि रियल नंबर वास्तविक संख्या में बात करें, प्रत्येक कॉची अनुक्रम अभिसारी होता है। और कॉची अभिसरण निष्कर्ष हमारा क्या है कि एक वास्तविक अनुक्रम अभिसारी तब होता है यदि ये हमारा कॉची सीक्वेंस है। तो वास्तविक कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगा, जब रियल सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगा, जब केवल और केवल यदि ये कॉची सीक्वेंस है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, इसको माइंड में रखना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अब अपसरित मतलब कन्वर्जेंट टू इन्फिनिटी, तो मतलब हमें दिखाना है, तो एक कन्वर्जेंट टू कोई सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट टू इन्फिनिटी कब होगा, यदि प्रत्येक m स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 के 0 के लिए कोई वास्तविक संख्या n नॉट कोई ऐसा हमारे मिल जाए, कोई भी प्राकृतिक संख्या n नॉट मिल जाए कि सभी n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n के लिए an हमारा m से बड़ा हो, मतलब उस सीक्वेंस के जो टर्म है वो वेरी लार्ज नंबर हो, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कहने का सेंस है। तो 3/2n ये इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगा या नहीं करेगा, ये हम लोगों को देखना है। तो एक इनक्वालिटी देख लेते हैं सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए, ए एन e टू पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू n ये हमारी होती है जब a हमारा 1 से ग्रेटर हो। तो a की जगह पे 3/2 ले लेते हैं, तो 3/2 पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू n इंटू 3/2, यहाँ पे a की वैल्यू 3/2 ले लिया, तो ये आपका हो गया। ये देखिए a n से बड़ा है, 3/2 n हमेशा n से बड़ा होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं कि अब मान लीजिए m ग्रेटर देन 0 स्वैच्छ है, तब an ग्रेटर देन m होगा यदि n ग्रेटर देन m, इसलिए n नॉट को हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते हैं। तो इससे आपका ये प्रूफ हो जाए कि अभिसरित करेगा। उसी तरीके से डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होगा, डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी मतलब अपसरित होगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो यदि प्रत्येक m ग्रेटर देन 0 के लिए कोई n नॉट n है इस प्रकार की सभी n नॉट से बड़े के वैल्यू के लिए an हमारा माइनस m से छोटा हो, तो दिस डाइवर्जेंस टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। वहां पे यहाँ पे माइनस साइन लिया गया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n, तो 1 के लिए -1 स्क्वायर रूट ऑफ 1
माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो n टेंस टू इन्फिनिटी की बात जब होगी तो ये मतलब अभिसरित आपका अपसरित ये हो जाएगा, डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी। अब कुछ रिजल्ट्स हैं कि क्या दो सीक्वेंस का सम होगा। अगर दो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उनका सम होगा कन्वर्जेंट, तो सम कन्वर्जेंट होगा। अब उसका कन्वर्जेंस की क्या आएगा, कैसे कन्वर्जेंट, लिमिट क्या आएगी, लिमिट an प्लस बी एन, लिमिट n टेंस टू an प्लस लिमिट n टेंस टू बी एन। तो यहाँ प्लस माइनस भी अगर रहे तब भी उसके लिए भी ट्रू हो जाएगा। अब कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, उनका प्रोडक्ट भी आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। उसकी लिमिट क्या आएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn। मतलब दो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हैं तो उनका प्रोडक्ट का जो सीक्वेंस रहेगा वो भी कन्वर्जेंट रहेगा, उसकी लिमिट a आएगी। इस तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि मान लीजिए an हमारा सीक्वेंस है जो L1 को अभिसरित करता है, bn हमारा जो है वो L2 को अभिसरित करता है। तो इसका जब हम फ्रैक्शन लेंगे an अपान bn, ये L1 अपान L2 को अभिसरित करेगा। लेकिन हमारा यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि bn आपका an अपान bn डिफाइन होना चाहिए, bn जीरो ना हो, मतलब उसकी लिमिट जीरो ना हो, तभी ये डिफाइन होगा। अब हम लोग इकाई 6 देख लेते हैं जिसका नाम है अनुक्रमों की सीमाएं। तो इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक अभिसारी अनुक्रम है और सभी n के लिए इसके टर्म जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। तो उसका लिमिट जब हम निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपका आएगा। कोई भी अगर ऐसा अभिसारी अनुक्रम है जिसके सारे एलिमेंट, मतलब सारे एलिमेंट जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो वो उसकी लिमिट भी आएगी। और देख भी सकते हैं जैसे 1/n स्क्वायर है तो सारे एलिमेंट 1/2 1/3 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन उसके टर्म है, तो उसकी लिमिट भी 0 या 0 से ग्रेटर आएगी। दूसरा प्रमेय सैंडविच थ्योरम, निचोड़ प्रमेय। मान लीजिए an bn cn ऐसे 3 अनुक्रम हैं कि an हमारा क्या है, bn और cn के बीच में है, इसके बीच में रखा हुआ सैंडविच थ्योरम। और फॉल किसके लिए, सभी n आपकी प्राकृतिक संख्याओं के लिए है। हो सकता है ये ऐसा हो कि n मान लीजिए 5 से बड़ा हो उसके लिए हो, या 10 से बड़ा हो उसके लिए ऐसा है। तो यदि bn और cn एक ही सीमा l को अभिसरित करते हैं तो an भी हमारा l को अभिसरित करेगा। मतलब इसकी जो an की जो हमारी लिमिट है वो bn और cn की लिमिट पर डिपेंड कर रही है। इसकी सीमा मान लीजिए l है तो इसकी भी सीमा l होगा। तो ये आपके निचोड़ प्रमेय है, सैंडविच थ्योरम। अब देख लेते हैं इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन n कोसाइन 2n अपान n स्क्वायर ज्ञात कीजिए। यदि इसका अस्तित्व है, इसकी लिमिट का अस्तित्व है, तो an हमने मान लिया, an हमारा है साइन n कोसाइन 2n अपान n स्क्वायर। तो देख लेते हैं कि इसका मॉडुलस लिया इसका, तो ये मॉडुलस क्या है, an का मॉडुलस इक्वल टू दिस, क्योंकि an हमारा ये है। अब इसकी देख लेते हैं कि इसकी डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। कि जैसा कि हम जानते हैं कि साइन फंक्शन एक कोसाइन फंक्शन हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मतलब मॉडुलस ऑफ साइन n की वैल्यू 1 है, कोसाइन 2n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है। मतलब ये दोनों फंक्शन जो साइन कोसाइन को होते हैं वो -1 to 1 के बीच में होते हैं। तो इसके कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ साइन n लेस देन इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ कोसाइन 2n लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हमारा 1/n स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। और ये 0 से बड़ा है। क्यों 0 से बड़ा है, क्योंकि ये हमारा मॉडुलस वैल्यू है, 0 या 0 से बराबर होगा। अब इसकी देख लेते हैं किसके किसके बीच में है, 0 सीक्वेंस और 1/n स्क्वायर सीक्वेंस। तो इसकी लिमिट भी आपकी 0 है, इसकी cn की भी 0 है। तो इसका मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn इक्वल टू cn, ये हमारी 0 है। इसका मतलब इस लिमिट की सीक्वेंस का जो आपका आ गया ये 0 ही आएगी। अब एक दिश अभिसरण प्रमेय, प्रत्येक एक दिश परिबद्ध अनुक्रम अभिसारी होता है। मतलब मोनोटॉन और बाउंडेड अगर है तो वो कन्वर्जेंट होगा। उदाहरण के लिए भी देख लेते हैं। एक सीक्वेंस से लिया an इक्वल टू 1/n + 1 1/n + 2 1/n + n nth टर्म। तो एक दिश परिबद्ध है या नहीं है, तो an + 1 - an, तो an + 1 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की जगह पे n + 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखिए, n की जगह पे n + 1 कर लिया, यहाँ पे भी n + 1 हो जाएगा।
माइनस दिस an, इसमें से ये घटाया, तो ये घटाने के बाद आपका कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और कुछ टर्म कैंसिल होने के बाद हमारा केवल यही बचेगा, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1/n+1 ये कैंसिल हो जाएगा, 1/n+2 देखिए 1/n+2, तो 1/n+2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/n+3 यहाँ पे जो आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब कैंसिल होते होते बचेगा 1/n+1 प्लस n प्लस 1/n+1 प्लस n+1 माइनस 1/n+1। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो इसके लिए क्या है, इसका हमारा an की वैल्यू हमारी, इसको क्या कह सकते हैं, 1/n+1 1/n से छोटा होगा, 1/n+2 1/n से छोटा होगा, तो 1/n। तो इसका मतलब है an की बड़ी, an किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, ग्रेटर किससे होगा, 0 से, ठीक है, क्योंकि इसके सारे टर्म देखिए n कम से कम तो वैल्यू 1 होगी, तो इसीलिए ये आपका बाउंडेड और एक दिष्ट हो गया, बाउंडेड और एक दिष्ट, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो इसीलिए अभिसारी हो जाएगा। अब कुछ प्रमेय है इस पर, सीमाओं पर काशी का प्रथम प्रमेय। तो मान लिया हमने कोई an कोई अनुक्रम है जो l को अभिसरित करता है, तो इसका एवरेज लेंगे, a1 प्लस a2 प्लस an अपॉन n, मतलब उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका एवरेज भी किसको अभिसरित करेगा, l को अभिसरित करेगा। अब मान लीजिए इसकी हमें लिमिट निकालनी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 1 प्लस 2 टू पावर 1/2 प्लस 3 टू पावर 1/3 प्लस n टू पावर 1/n। तो 1/n इसकी हमें लिमिट निकालनी है, तो n टर्म हमारा हो गया n टू पावर 1/n। तो n टू पावर 1/n की हम बात कर लें, अगर a अभिसरित कर गया तो इसका एवरेज भी अभिसरित कर जाएगा, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टू पावर 1/n, ये 1 को टेंड करता है, तो इसीलिए इसकी लिमिट 1 आ जाएगी। तो प्रथम प्रमेय हो गई। अब उपप्रमेय है, मान लीजिए कोई अनुक्रम है, उसके सीमा l को अभिसरित करता है, जहां an हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो अनुक्रम हमारा इसका देखिए a1 a2 टू पावर n, nth रूट हम यहाँ पे ले रहे हैं, a1 a2 an इसका nth रूट ले रहे हैं, तो वो भी हमारा जो है l को अभिसरित करेगा। ये ध्यान देने वाली बात है, उसी से आ जाता प्रीवियस प्रमेय से। और प्रमेय 5 हमारी सीमाओं पर काशी का द्वितीय प्रमेय। मान लीजिए an पदों वाला एक अनुक्रम है और an+1 अपॉन an, ये हमारा अभिसारी है, ये कन्वर्जेंट है, तो क्या होगा, इक्वल होंगे दोनों, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an टू पावर 1/n इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an, तो इसके ये आपका इक्वल हो जाएगा। और इस पर एक हम उदाहरण देख से लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल n टू पावर 1/n। तो इसको उसी से हम an+1 अपॉन an की वैल्यू निकाल के इसको हम इक्वेट करके इसको देख सकते हैं, जो कि हमारा आएगा 1/1 प्लस 1/n टू पावर n। और इसकी वैल्यू an+1 अपॉन an लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/e आ जाएगा। तो कौशी की द्वितीय प्रमेय से हमारी इसकी वैल्यू हमारी 1/e आ जाएगी। तो इस तरीके से हम और भी इसकी प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने इकाई 4, 5, 6 पढ़ी है। अगले लेक्चर में हम लोग खंड 2 का बाकी की इकाई पढ़ेंगे और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको देखेंगे। इनफाइनाइट सीरीज भी पढ़ेंगे आगे, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है, उसका कन्वर्जेंस क्या होता है, कैसे वो अभिसारी होगी, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। फिर उसके बाद हम समाकलन की बात करेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।